दोस्तों, क्या आपने कभी देर रात तक जागकर कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है? 2003 में रिलीज होने के बाद से ये वीडियो गेम इस हद तक पॉपुलर हुआ कि लोग इसे खेलने में सारी सुध-बुध खो देते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भी स्पोर्ट है जिसमें आप अपनी जान जोखिम में डाले बिना खेल के अंदर ही उतर सकते हैं, तो अगर उस वीडियो को देखकर आपके दिल की धड़कन बढ़ गई है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि उस जगह और भी बहुत कुछ ऐसा है जहां से ये वीडियो आया है और बात यहां पर खत्म नहीं होती भाई। तो दोस्तों, थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ के इस खास एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ढेर सारे अजीब, अद्भुत और शानदार नजारे। लावारिस पड़े पार्किंग एरिया में कार्स को डोनट्स और व्हील स्पिन करते देखना इन दिनों बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं लगता, खास करके तब जब ऐसे लोग मौजूद हों जो 40 टन के एक डंप ट्रक को ऐसे घुमा सकते हैं जैसे कि वो दुनिया का सबसे आसान काम हो। टैलेंट का ये हिला देने वाला शो मार्च 2019 में यूनाइटेड किंगडम के चेस्टरफील्ड में रिकॉर्ड किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ा पीला डर्ट ट्रांसपोर्टर एक गीली मिट्टी के रैंप से नीचे की ओर स्लाइड होता है और एक्सकेवेटर द्वारा माल भरे जाने से पहले 6 व्हील स्किड करते हुए खुद को तेजी से मोड़ लेता है। ये लोगों को इम्प्रेस करने की एक बेहतरीन ट्रिक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस जगह की लोकल हेल्थ और सेफ्टी एजेंसी इससे उतनी इम्प्रेस नहीं होंगी जितनी कि हम हैं। इससे पूरे काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ट्रक यू टर्न लेकर धीरे धीरे रिवर्स करता तो इसका वीडियो इतना मजेदार नहीं होता और साथ ही इसमें टाइम भी ज्यादा लगता। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एक तरीका और है, जब मैं इस तरह का अमेजिंग वीडियो पोस्ट करूं तो आप उसके बारे में सबसे पहले जान सकें। आप मोड़कर उस बड़े से रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते करते पास वाले छोटे बेल आइकन को गुदगुदाकर ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप जो देख रहे हैं वो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं। चलिए लौटते हैं फिर से। दुनिया में कई अजीब पक्षी हैं, लेकिन अपने अजीब से नीले पैरों के अलावा इस पक्षी का नाम इसे और भी अजीब बनाता है। तो पेश है द ब्लू फुटेड बूबी। बूबी कहलाए जाने वाले ये पक्षी मध्य और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं और उनका नाम उनके चमकीले नीले पैरों के नाम पर रखा गया है। लेकिन उन पैरों के साथ जो वो करते हैं वो उन्हें और भी दिलचस्प बनाता है। दोस्तों, ये देखने में बहुत ही मजेदार है, लेकिन ये बूबी बिना किसी कारण से यूं ही इधर से उधर नहीं घूम रहे हैं। इनफैक्ट बूबी अपने शानदार पैरों पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। एक मेल पक्षी मेटिंग कॉल के दौरान अपने पार्टनर की तलाश करते हुए अपने पैरों को थपथपाता है। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि वो पहली बार हाई हील्स के शूज पहनकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बूबी के नीले पैर उनके खाने में पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण होते हैं, जो उनके पैरों में जमा हो जाते हैं, जिससे वो नीले दिखाई देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, कलर उतना ही इंटेंस होगा। और अगर आप एक बूबी हैं तो सबसे शानदार नीले पैर होने का एक एडवांटेज और भी है। इस मस्करे फुट टैपिंग डांस को करते समय चमकीले पैरों वाले मेल्स फीमेल्स को ज्यादा आकर्षक लगते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बूबी के पैरों की चमक उसकी हेल्थ से रिलेटेड होती है। अगर कोई मेल बीमार, कमजोर या बूढ़ा है तो वो आमतौर पर एक हेल्दी मेल के रूप में खाना हासिल करने में उतना अच्छा नहीं होगा। इस वजह से कैरोटीनॉइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और पैरों में पीलापन आ जाता है। भाई, इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मैं अपने पैरों को नीले रंग से पेंट करना शुरू कर दूं तो क्या लड़कियां मुझे ज्यादा पसंद करेंगी? जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप किसी भी परिस्थिति में खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पिघला हुआ गर्म लावा निश्चित रूप से उन चीजों में से एक है। मुझे यकीन है कि हर कोई उस तबाही से वाकिफ है जो एक एक्टिव ज्वालामुखी अपने आसपास के इलाकों में पैदा कर सकता है। दोस्तों, जब तक आप इस माइंड ब्लोइंग वीडियो को नहीं देख लेते तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि ये उबलता हुआ गर्म कूदा कितना शक्तिशाली है। वो भयानक चमकता हुआ मांस जिसे आप कैमरा के फ्रेम के किनारे से खिसकते हुए देख सकते हैं, पिघली हुई गर्म चट्टान है और वहां खड़ी उस मस्टैंग कार के पास इससे बचने का कोई चांस नहीं है।
बेशक टाइम लैप्स का इस्तेमाल करके इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया गया है, लेकिन बढ़ता हुआ मास देखते ही देखते पूरी तरह से उस कार को निगल लेता है। 6 मई 2018 को ब्रेंडन क्लेमेंट द्वारा शूट किए गए इस भयानक वीडियो में बिग आइलैंड पर किलोवेया ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद हवाई के लीलानी एस्टेट्स इलाके में जो तबाही हुई थी उसको दिखाया गया है। किलावेया की लंबाई 4200 फीट है और ये 1983 से लगातार फूट रहा है। ज्वालामुखी के आसपास रहने वाले 1800 लोगों को इस विस्फोट के कारण उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये पिछले कुछ समय में होने वाले सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था। सैकड़ों घर और इमारतें ढह गई थीं, लेकिन शुक्र है कि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। हालांकि इस कार की मेन बॉडी तुरंत पिघली नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टील लगभग 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलता है और लावा का फ्लो लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कहा जाता है। कार के अंदर बाकी सब कुछ शायद जल गया होगा क्योंकि लावा उसके ऊपर से गुजरा था, लेकिन आखिर में ये सब बर्बाद हो जाएगा और पिघली हुई चट्टान से ढक जाएगा। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार के मालिक ने उसका इंश्योरेंस जरूर करवाया होगा। स्नॉर्कलिंग अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने का एक अच्छा शानदार तरीका है और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई, जैसे कि झिलमिलाती मछलियां, कलरफुल कोरल और तैरती हुई स्ट्रीकी बेकन स्ट्रिप्स। ग्रेट बैरियर रीफ में पाए जाने वाले इस अजीब जानवर को स्पेनिश डांसर के नाम से जाना जाता है। ये समझना आसान है कि इसका ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये गहरे समुद्र में एक फ्लेमेंको डांसर की तरह फड़फड़ाता है और घमंड से अपने चमकीले रंग की स्कर्ट दिखा रहा है। स्पेनिश डांसर एक तरह का एक्सोटिक लाल समुद्री स्लग होता है जो नरम शरीर वाले न्यूडी ब्रांच परिवार का हिस्सा है। खूबसूरत सा तैरता हुआ ये समुद्री स्लग अपने ज्यादातर समय रीफ की सतह पर रेंगने में बिताता है और अक्सर रात में गोताखोरों द्वारा समुद्र के तल पर देखा जाता है। अगर इसे किसी जानवर से खतरा महसूस होता है तो ये अपने पंख फड़फड़ाता है और शिकारियों को इसके इशारे के रूप में अपने चमकीले चेतावनी देते हुए रंग दिखाता है और कहता है, अरे यार मुझे मत खाओ, मेरा स्वाद अच्छा नहीं है। हालांकि पहली नजर में ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन स्पेनिश डांसर दुनिया के सबसे बड़े समुद्री स्लग में से एक है। जब ये पूरी तरह से चपटा हो जाता है तो ये 16 इंच से ज्यादा लंबा हो सकता है। और जैसे कि ये कम अजीब नहीं था, स्पेनिश डांसर हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक ही समय में मेल और फीमेल दोनों होते हैं और दोनों अंडे भी दे सकते हैं। अंडे अपनी माँ की तरह चमकीले रंग के होते हैं जो कि जमीन पर रखे हुए रिबन से बने गुलाब की तरह दिखाई देते हैं। किसी को भी लग सकता है कि ये कैमोफ्लेज प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, लेकिन उनके पास शिकारियों से खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में जहरीले पदार्थ भी होते हैं। हालांकि इसे देखना दिलचस्प है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पेनिश डांसर का स्वाद अच्छा होता होगा, इसलिए मैं तो कहूंगा कि ये अपना काम सही तरीके से कर रहा है। भाई दोस्तों, क्या आपने अपनी आंखों से अब तक किसी अनोखे जीव को देखा है? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपने भी वेब सर्फिंग करते हुए कुछ अजीब, अद्भुत या आश्चर्यजनक देखा है तो आप clips@theratebms.com पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर इसे हमारी किसी फ्यूचर के एपिसोड में दिखाया गया तो आपको एक शाउट आउट भी मिल सकता है। हाँ, तो कहाँ थे हम? दोस्तों, दुनिया की कुछ सबसे अजीब जगहें जमीन के नीचे छुपी हुई हैं और मैं सचमुच आपको उनमें से सबसे दिलचस्प जगह दिखाने जा रहा हूं। उत्तर पश्चिमी साइबेरिया में मौजूद यमल पेनिनसुला साल भर परमाफ्रॉस्ट में ढका रहता है। हालांकि सर्दियां उतनी ही ठंडी होती हैं जितनी आप उम्मीद करते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम जरा माइल्ड होता है, कम से कम साइबेरियाई स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसलिए जब 20वीं सदी में नोवी पोर्ट के गांव में एक बड़ा फिश प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया था तो एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट की सख्त आवश्यकता थी ताकि आर्कटिक के समुद्र में पकड़ी गई मछलियां प्रोसेस, पैक और वेस्टर्न यूरोप में भेजे जाने से पहले ताजा रहें। 1940 और 50 के दशक में जमे हुए परमाफ्रॉस्ट में अंडरग्राउंड टनल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खोदा गया था, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल रेफ्रिजरेटर बन गया था। इसकी सुरंगें 1 किलोमीटर से ज्यादा तक फैली हुई थी। इसमें लगभग 200 छोटी साइड टनल्स और गुफाएं शामिल हैं, जहां मछलियों को पूरे साल -12 और -14 डिग्री सेंटीग्रेड के औसतन तापमान पर स्टोर किया जाता है। ये बड़ा स्टोरेज फ्रीजर टोटल 7000 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ 2000 टन मछलियों को रखा जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन सुरंगों को बनाने में 10 साल लगे, क्योंकि उन्हें 15 से 20 मजदूरों की एक टीम द्वारा सिर्फ कुल्हाड़ी और हाथ से पकड़े जाने वाले दूसरे औजारों का इस्तेमाल करके ठोस बर्फ से बनाया गया था। यमल पेनिनसुला में तेल और गैस की खोज किए जाने के बाद नोवी पोर्ट जल्दी ही मछली पकड़ने के बजाय ऑयल एक्सपोर्ट के लिए एक प्रमुख बाजार बन गया था। ये अद्भुत कोल्ड स्टोरेज अभी भी काम कर रहा है और आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई मछली की तो बात ही छोड़िए, मैं तो सोच रहा हूँ कि वहां पर कितनी आइसक्रीम स्टोर की जा सकती है। दोस्तों, जब आप कमर और गर्दन के दर्द से जूझ रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके दर्द से पीड़ित शरीर को अगर कोई उसकी फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट कर दे तो कितना अच्छा हो। खैर, ये पता चला है कि ऐसा हो सकता है और अगर आप भी आसानी से डर जाते हैं तो आप इस तरफ देखना नहीं चाहेंगे।
यार मैंने कहा था ना आपसे, ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाले इस क्रैक की आवाज दर्द के दूर होने की पहचान है। डॉक्टर एलेक्स टूबियो ह्यूस्टन में रहने वाले एक विश्व प्रसिद्ध कायरोप्रैक्टर हैं, जो इस तरह के ट्रीटमेंट में माहिर हैं। इस वीडियो में दिख रही इस बहादुर लेडी ने सालों तक कमर और गर्दन के दर्द को सहन करने के बाद विस्कॉन्सिन जाने का फैसला किया। वो डॉक्टर टूबियो की इस इमोशनल क्रैकिंग थेरेपी से थोड़ा आराम पाने की उम्मीद कर रही थी, और ऐसा ही हुआ। Head drop more. Good. Whoa, man. Jeez. That's more. Good. दोस्तों, आप उसके चेहरे को देखकर ही बता सकते हैं कि वो हर क्रैक के बाद कितनी राहत महसूस करती है। लेकिन ये सब काम कैसे करता है भाई? कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, जैसा कि इसे आमतौर पर जाना जाता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। वो अपने हाथों से या एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट की मदद से रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर तेज और मजबूत दबाव डालते हैं। जब आपकी कमर, गर्दन या शरीर के किसी जॉइंट में क्रैक डाला जाता है, तो जॉइंट के चारों तरफ के कैप्सूल जिनमें फ्लूइड होता है वो खिंच जाते हैं, जिससे फ्लूइड से जॉइंट पर कम दबाव पड़ता है। और जब जॉइंट को उसकी नॉर्मल रेंज से आगे पुश किया जाता है, तो प्रेशर कम होने पर जॉइंट में मौजूद फ्लूइड गैस में बदल जाता है, जिससे पॉपिंग या क्रैकिंग साउंड पैदा होता है। यही कारण है कि जॉइंट में दबाव बनने के बाद आप आसानी से अपनी उंगलियों के पोर्स को क्रैक कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट और लाइसेंस्ड कायरोप्रैक्टर द्वारा किए जाने पर यह तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित लगती है और स्पाइनल मोशन और टोटल बॉडी एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकती है। कायरोप्रैक्टिक टेक्निक कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है और ये सभी के लिए काम नहीं करती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि सिर्फ क्रैकिंग साउंड सुनने से प्लेसबो इफेक्ट पैदा होता है, क्योंकि हम यही समझते हैं कि इससे प्रेशर रिलीज होता है, भले ही जॉइंट एडजस्ट ना हुआ हो। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके लिए ये काम करता है या नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको इसे घर पर बिल्कुल नहीं आजमाना चाहिए। दोस्तों, हम जानवरों को जितना फन लविंग समझते हैं ना, ये उससे ज्यादा मस्तीखोर होते हैं। हमारे पालतू जानवर शरारतें करके खुद का मनोरंजन करने में माहिर होते हैं, लेकिन जरा इस शरारती तोते को पड़ोसी की बिल्ली के साथ आंख मिचौली करते हुए देखिए भाई। ऑस्कर 2 साल का एक इंडियन रिंग नेक तोता, जो न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में अपने मालिक के साथ रहता है और इस प्यारे से मजेदार वीडियो का हीरो भी है। लुका छुपी के इस स्मार्ट गेम को देखकर साबित होता है कि तोते बहुत ही इंटेलिजेंट पक्षी होते हैं। दरअसल रिसर्च से पता चला है कि उनके दिमाग की ग्रोथ में शामिल जीन उन जीन से मिलते जुलते हैं जो इंसानों को उनका बड़ा दिमाग देने के लिए डेवलप हुए हैं। जबकि इस सिचुएशन में ऑस्कर की स्थिति बहुत ही मजबूत है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि बिल्ली की हिलती हुई पूंछ और उसका इस तरह से घूरना गुस्से का इशारा है, जिसका मतलब है कि शायद वो दोपहर के भोजन के लिए उस पक्षी को खाना चाहती है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि कांच उसका रास्ता रोक रहा है। ऑस्कर जिस जगह पर है वहां से उसे ये एक मजेदार खेल की तरह लग सकता है, लेकिन कैट के लिए तो ये ऐसा है जैसे उसकी चॉकलेट बार एक वेंडिंग मशीन में फंस गई हो। यार, आपका मूड तरोताजा करने के लिए क्लियर धूप भरे चमकते दिन जैसा और कुछ नहीं होता, जब आप कहीं आराम से बैठकर अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती निहारते हैं, लेकिन फिर अचानक से धड़ाम। दोस्तों, तूफान को अक्सर बादल और बरसात के मौसम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तूफान कभी भी आ सकते हैं, फिर चाहे आसमान में बादल हो या ना हो। ये विचित्र प्राकृतिक घटना अगस्त 2020 में फ्लोरिडा के टैंपा के एक उपनगरीय इलाके में हुई थी। जोनाथन मूर, जो कि उस समय तूफान के हमले से लगभग 75 फीट की दूरी पर थे, अपने डैशबोर्ड पर बिजली के इस आर्च को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि मूर आपकी और मेरी तरह ही हैरान थे जब एक बड़ी सी चीज ने अकेले खड़े उस ताड़ के पेड़ को पल भर में खत्म कर दिया था। उन्होंने समझाया कि बिजली गिरने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि आसमान साफ था और नजदीकी आंधी उस समय उनके घर से 8 मील दूर थी। सेंट्रल फ्लोरिडा पेनिनसुला में यूएस में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, जिसमें ज्यादातर बिजली गिरने का मौसम मई और अक्टूबर के बीच में होता है। वीडियो में रिकॉर्ड की गई इस अजीब घटना को मौसम विज्ञानी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू के रूप में जानते हैं। ये सुपर शक्तिशाली बोल्ट नीचे गिरने और पृथ्वी पर टकराने से पहले तूफानी बादलों से कई मील दूर यात्रा कर सकते हैं। बोल्ट बेहद शक्तिशाली होना चाहिए क्योंकि उन्हें यात्रा करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि बादल के ऊपर से जमीन तक की दूरी कभी कभी 10 मील जितनी होती है। बादल के निचले हिस्से आमतौर पर नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, जबकि ऊपरी हिस्से ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। बिजली आमतौर पर निचले हिस्से से आती है, जिसका मतलब है कि वो नेगेटिव रूप से चार्ज होती है। हालांकि अगर बारिश के बादलों के ऊपरी लेवल्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर को कभी कभी इसे हटाकर जमीन के साथ बैलेंस बनाने के लिए अपना रास्ता
बनाने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ये बादलों के ऊपर से आता है, इसलिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू पॉजिटिव रूप से चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा गर्म, ज्यादा शक्तिशाली और एक नेगेटिव स्ट्राइक की तुलना में ज्यादा दूरी ये तय कर सकता है। ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गर्मियों के महीनों में बिजली गिरना काफी आम बात है। तो भाई अब मैं ये जान चुका हूं कि हमें हर कीमत पर ताड़ के पेड़ों से बचकर रहना चाहिए। आप में से जो लोग घिनौने खौफनाक कीड़ों को पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए एक ड्रिंक या स्नैक लेने का ये अच्छा टाइम हो सकता है। जिन्होंने रुकने का फैसला किया है, उन्हें इन मकड़ियों को देखकर बहुत मजा आएगा भाई। छोटे और बालों वाले पैरों का ये झूलता हुआ मांस का एक टॉरेंटुला का घोंसला है, और अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी मां कहां है, तो आप सही जगह पर आए भाई। है ना एकदम प्यारी। क्रिस स्वीट एक कंजर्वेशनिस्ट हैं जो इन भयानक मकड़ियों सहित कई तरह के एक्सोटिक जानवरों के मालिक हैं। कुछ महीनों के दौरान सावधानी से देखभाल करने के बाद इन छोटे बच्चों की अब उनकी मां के द्वारा 1 या 2 हफ्तों के लिए देखभाल की जाएगी। जब वो फिर से मोल्ट होंगे तो वो इस दुनिया में आने के लिए तैयार होंगे। उसके बाद क्रिस उन्हें अलग अलग कंटेनर में रख देंगे। जब वो बड़े हो जाते हैं तो कोबाल्ट ब्लूज मीडियम साइज के टेरेंटुला बन जाते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 5 इंच होती है। उन्हें एक फोसोरियल प्रजाति के रूप में माना जाता है, जिसका मतलब है कि वो खोद सकते हैं और अपना लगभग सारा समय जमीन के नीचे बने गड्ढों में बिता सकते हैं। ज्यादातर टॉरेंटुला प्रजातियों की तरह कोबाल्ट ब्लूज कुछ इस तरह से इवॉल्व हुई है कि ये किसी को सिर्फ खाने के लिए ही मारती है, अपने बचाव के लिए नहीं। इसका मतलब यह है कि इनका डंक भले ही बेहद दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उनका जहर इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं होता है। भाई मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस बच्ची की रक्षक मां की मौजूदगी में कोई चांस नहीं लेना चाहूंगा। बतख सभी को पसंद होती है। वो हमेशा इतनी शांत और चुप दिखाई देती है और तालाब के किनारे उछलते कूदते बच्चों द्वारा खाना खिलाए जाने का इंतजार करती रहती है। लेकिन इन खूबसूरत पक्षियों को खाने के लिए सिर्फ ब्रेड ही नहीं चाहिए होती। आप खुद देख लीजिए भाई। पंख वाले दोस्तों की जोड़ी मटर के कटोरे पर ऐसे टूट पड़ी है जैसे ये फिर उन्हें कभी खाने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मटर। ऐसा करते हुए वो और ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनके मालिक को यूट्यूब पर डक हाउस के नाम से जाना जाता है, और भाई इससे पहले कि वो कटोरे को नीचे रख पाते, पेपे और अर्नोल्ड नाम के बतखों ने बेसब्री से पहले ही अपनी चोंच कटोरे में डाल दी और उसे फटाफट गटकने के लिए टूट पड़े। कुल मिलाकर पूरे मटर के कटोरे को चाट करने में उन्हें लगभग 30 सेकंड का समय लगा। आखिर में उसमें सिर्फ मटर का पानी बचा हुआ रह गया। मटर के लिए इस आमने सामने की लड़ाई में जो सबसे तेज होगा वही कामयाब होगा। लेकिन ये बताना मुश्किल है कि इनमें से किस भूखे बतख ने सबसे ज्यादा मटर खाए, इसलिए मैं तो इसे एक टाई कहूंगा। पेपे और अर्नोल्ड का ये वीडियो 2019 में अनएक्सपेक्टेड तरीके से वायरल हो गया था, लेकिन फिर दोनों भगवान को प्यारे हो गए और अपने हिलेरियस यादें पीछे छोड़ गए। हालांकि उनके खाने की आदतें मजेदार हैं, लेकिन मटर बतखों को दी जाने वाली ब्रेड से कहीं बेहतर है। ब्रेड में बहुत कम पोषक तत्व होते हैं और जमीन पर पड़े रहने पर इनसे बीमारी फैलने का डर रहता है। मटर, कॉर्न, ओट्स, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि लेट्यूस के छोटे टुकड़े बहुत ही पौष्टिक होते हैं। क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना है जहां एक बतख नींबू पानी के स्टॉल पर गई और बोली, भैया क्या आपके पास मटर है? अगर मेरे द्वारा पहले दिखाई गई रियल लाइफ कॉल ऑफ ड्यूटी की झलक आपको पसंद आई थी तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हम एक एयर सॉफ्ट प्रो की रोमांचकारी दुनिया को देखने वाले हैं। वाह भाई वाह, क्या टैलेंट है। मैं तो ये कहकर शुरू करूंगा कि इस सच के बावजूद कि एयर सॉफ्ट एक खतरनाक खेल लगता है, ये एक ऐसा खेल है जो पेंटबॉल से मिलता जुलता है और लाखों लोग इसे पहले से ही खेल रहे हैं। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि एयर सॉफ्ट एक मजबूत टीम शूटिंग गेम है जिसमें खिलाड़ी विरोधी टीम के खिलाड़ियों को टैग करके बाहर करने के लिए नकली हथियारों से दागे गए प्लास्टिक प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी दूसरे गेम की तरह अच्छी प्रैक्टिस से कोई भी इस गेम में एक्सपर्ट बन सकता है। इन खतरनाक एडवेंचर वीडियो का स्टार है यूट्यूब पर एक गजब एक्सपर्ट खिलाड़ी सॉफ्ट। इसके जैसा एयर सॉफ्ट का टैलेंट और कोई नहीं है भाई।
सॉफ्ट लगभग 3 सालों से मियामी एयरसॉफ्ट में खेल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो आसानी से स्पीड और पावर के उन अद्भुत कारनामों को कर लेता है जो सिर्फ सबसे टैलेंटेड कॉल ऑफ ड्यूटी खिलाड़ी ही कर पाते हैं। COD स्लाइड को सुपर स्मूथ तरीके से करने में उसकी महारत है। अधिकतर दूसरे वीडियो गेम की तुलना में ये रियल लाइफ गेम काफी हद तक खिलाड़ियों की ईमानदारी पर भरोसा करता है, जिसका मतलब है कि खिलाड़ी एक बार हिट हो जाए तो उसे ये जाहिर करते हुए खुद ही खेल से बाहर हो जाना चाहिए भाई। Why? Yo, yo. 그치, bro. हालांकि एयरसॉफ्ट कॉन्सेप्ट और प्लेइंग स्टाइल के मामले में पेंटबॉल से काफी मिलता जुलता है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये उससे बहुत कम दर्दनाक हो सकता है। असली दिखने वाले नकली हथियारों और मिलिट्री वाली लड़ाई के जैसे कि एयरसॉफ्ट एक से ज्यादा सीरियस गेम की तरह लगता है, लेकिन इस गेम में इस्तेमाल किए गए छर्रे छोटे होते हैं और आमतौर पर पेंटबॉल छर्रों के कम वजन के होते हैं, जिनका वजन 3 ग्राम के मुकाबले में 0.20 ग्राम होता है। इसके अलावा उन्हें फायर करने के लिए लगभग उतनी एनर्जी खर्च नहीं होती। वैसे एक बात यह है कि एयरसॉफ्ट और पेंटबॉल दोनों के ही पैलेट असली बंदूकों के पैलेट्स के मुकाबले सिर्फ 1/4 स्पीड से ही आते हैं, इसलिए इनको असली चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हालांकि हिट होने पर थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन एयरसॉफ्ट के पैलेट्स खिलाड़ियों पर विजिबल मार्क नहीं छोड़ते, जिससे ये और एक्साइटिंग हो जाता है। सॉफ्ट का पसंदीदा हथियार एक कस्टम टोक्यो मारुई 5.1 की नकल है, जिसे उसके हेले कापा कस्टम्स द्वारा बनाया गया है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हाथ में क्या है, वो एक धुआंधार खिलाड़ी है भाई। वो इतनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ हर चीज से निपटता है कि जो कोई भी उसके रास्ते में आता है, चाहे वो दीवारों के पीछे छुपा हो या कारों से छलांग लगा रहा हो, उसे कोई मौका नहीं मिलता। यार अगर रियल लाइफ में कभी ज़ॉम्बी अटैक हो गया ना, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी टीम में किसको शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने कभी ओरिगेमी बनाने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि एक पक्षी या फूल जैसी सबसे सिंपल डिजाइन बनाना भी कितना मुश्किल होता है। माना जाता है कि इस सदियों पुरानी कला की शुरुआत जापान या चीन में हुई थी। ये एक बेहद मुश्किल आर्ट है और इसके लिए बहुत पेशेंस और स्किल की जरूरत होती है, लेकिन फिनिश ओरिगेमी आर्टिस्ट यूहो कोंकोला उनके लिए कोई समस्या नहीं है, जिन्होंने इस अद्भुत ओरिगेमी समुराई को कागज की सिर्फ एक शीट का इस्तेमाल करके बनाया है। ट्रेडिशनल कवच और एक नुकीले कबूतर हेलमेट के साथ इस 3 डायमेंशनल तलवार चलाने वाले योद्धा को इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है कि ये विश्वास करना मुश्किल है कि इसको बनाने में किसी कैंची या सेलोटेप का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यूहो ने वानजाओ राइस पेपर की 37.4 इंच की शीट के साथ शुरुआत की और इसे बनाने के लिए तैयार करने वाले मटेरियल को सावधानी पूर्वक प्री क्रीजिंग करने में कुछ दिन बिताए। उन्होंने बाइंडर क्लिप का इस्तेमाल किया और जब फोल्ड करना शुरू किया तो वे छोटे होते गए और एक पॉइंट पर और मुड़ना नामुमकिन हो गया। यूहो ने इस स्कल्पचर पर 3 महीने तक काम किया, तब जाकर इतना बड़ा हुआ कि ये खुद खड़ा रह सके। भाई ये तो एकदम साधु संतों जैसा पेशेंस है। यार मैं खुद को इमेजिन करने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि खुली हुई खिड़की से हवा का झोंका आएगा और स्कल्पचर को उड़ा ले जाएगा। इनमें से किस अमेजिंग चीज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? अगर आपका दिमाग भी अभी तक और भी मजेदार चीजों को देखकर भरा नहीं है तो क्यों ना इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स को देख लिया जाए। आप मुझे clips@bmh.com पर अपनी दूसरी निराली चीजें भेजना मत भूलिएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।